बारिश में पेड़ों के बीच तनों में बहुओं ने बसाई कॉलोनी। बरसात का मौसम शुरू हो गया था और इस कॉलोनी का हाल बेहाल हो गया था। चारों तरफ सीमेंट की इमारतें होने के बावजूद पानी उनके घरों में आता और आने जाने के सब रास्ते भी बंद हो गए थे। कॉलोनी के लोग काफी परेशान हो रहे थे। सरिता पड़ोसन से कहती है, ऐसी बारिश तो कभी देखी नहीं। छत पर चढ़ो तो पानी घुटनों तक आ जाता है। पूरी छत भरी होती है पानी से। पानी को भी जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। मुझे तो अपने पति के लिए सोचकर और भी बुरा लगता है। वो बेचारे दिन में कारखाने में काम करते हैं, वहाँ भी पानी भर रहा है, उनके पैरों की खाल निकल रही है और घर आते हैं तो भी कभी पानी बाहर फेंक रहे होते हैं तो कभी चारपाई के नीचे ईंट लगाकर उसे ऊंचा कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। बरसात का मौसम शुरू क्या होता है, मेरी तो सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं कि इस बार क्या होने वाला है। घर का राशन खराब ना होए इसलिए पन्नियों में अच्छे से रखा है, पर बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही किया कविता। तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी काफी जोर से बारिश होने लगती है। लो, फिर से बारिश शुरू हो गई। चलो भाई, सब घर चलो अपने। वैसे भी बारिश की वजह से कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं, फालतू में गीले होने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, चलो सब अपने घर। वैसे तो हमारी कॉलोनी में सब लोग ही मिलजुल कर रहते हैं, पर फिर भी कह रही हूँ कि अगर किसी को भी कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। अब मुसीबत के समय ही तो अपने काम आते हैं ना। बारिश काफी ज्यादा होने लगती है। सब अपने अपने घरों में बैठे होते हैं। माँ, देखो ना, बारिश की वजह से मेरी सारी किताबें भी गीली हो गई है। कितनी बार बताना पड़ेगा चारू? अरे, जब सबको पता है कि बारिश का मौसम चल रहा है, घर में भी पानी भर जाता है, तो यहाँ अपनी किताबें रखी ही क्यों हैं? अरे, ऊंचाई पर रख सकते हो कि नहीं? माँ, मेरी क्या गलती है? मैंने तो अलमारी के ऊपर ही रखी थी, पर देखो ना, गिर गई है। इस घर में कोई भी अपनी चीज का ध्यान खुद नहीं रख सकता है क्या? हर चीज का मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा। अरे बहू, क्या हो गया? तू क्यों इतना गुस्सा कर रही है? चारू की तो गलती भी नहीं है। तुझे पता तो है वो अपनी चीजों को कितना संभाल कर रखती है। अब अलमारी से गिर गई तो उस पे उसकी क्या गलती है? माँ जी, अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मौसम देख रही हो ना, बारिश कितनी ज्यादा हो रही है। बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, घर पर रुकना मुश्किल हो रहा है। मुझे तो हम सबके लिए बहुत डर लग रहा है। मुझे लगा ही था कि तुझे कोई बात परेशान कर रही होगी, तभी तू इतना परेशान हो रही है। पर बहू, जो चीज तेरे बस में है ही नहीं, उसके लिए खुद को परेशान करने का कोई फायदा नहीं है। भगवान सब ठीक कर देंगे, तू चिंता मत कर। हाँ माँ, आप ही तो कहती हो ना, भगवान हमें मुश्किल में डालते ही इसलिए है ताकि वो हमारी परीक्षा ले सके। हाँ मेरी बच्ची, तू बिल्कुल सही कह रही है। शायद भगवान भी हमारी परीक्षा ही ले रहे हो। बारिश के वजह से हर कोई यहाँ वहाँ परेशान हो रहा था, लेकिन अभी तो असली परेशानी आई ही नहीं थी। सब लोग जैसे तैसे अपने घरों में रह रहे थे। तभी मनोज कॉलोनी में खड़े होकर सबको आवाज लगाता है, अरे सब लोग जल्दी से अपना घर खाली करो। मनोज की आवाज सुनकर सब अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ भाई साहब? अरे सब लोग जल्दी से अपना घर खाली करो। अब क्या बताऊं बहन जी, नदी का बहाव हमारी कॉलोनी की तरफ आ रहा है। ऊपर से जो बांध बनाया था वो भी टूट गया। मुझे नहीं लगता कि हम सब इस कॉलोनी में सुरक्षित हैं। हे भगवान, नदी का पानी अगर हमारी कॉलोनी में आ जाएगा तब तो हम सबके घर डूब जाएंगे। इसका मतलब हम सब अब मरने वाले हैं। अरे तुम रो क्यों रही हो? मनोज भाई ने हम सबको समय रहते सतर्क कर तो दिया है। अब हम सब कम से कम अपनी जान तो बचा ही सकते हैं। पर हम सब जाएंगे कहाँ? वो तो किसी को नहीं पता, पर अब भी हमारे पास समय है। चलो सब अपना अपना सामान बांध लो। सब लोग काफी डरे होते हैं और हर कोई अपना सामान बांध रहा था। कुछ ही देर में पूरी कॉलोनी में बाढ़ आ जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कोई छत पर तो कोई पेड़ पर चढ़ रहा था, लेकिन बाढ़ का बहाव काफी ज्यादा था। लोगों के मकान हिलने लग रहे थे। ये छत तो हिल रही है, छत हम सबका वजन नहीं सह पाएगी। इतनी बारिश में ज्यादा देर तक हम सब यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। ये देखो, बाढ़ का बहाव बीच से होकर जा रहा है। हम सब किनारे से अगर लाइन बनाकर निकले तो शायद हम कहीं सुरक्षित जगह पहुँच सकते हैं। अरे कविता बहन, फिलहाल तो बस हम सब इस बाढ़ से कहीं भी निकल जाएं, वही बड़ी बात होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है मरना ही है, चाहे बचने की कोशिश करूं तब भी, या यहाँ मरने का इंतजार करूं तब भी। सब लोग कविता के साथ पीछे पीछे किनारे से जाने लगते हैं। बाढ़ की वजह से कई लोग बेघर हो चुके थे, ना रहने का कोई ठिकाना और ना ही खाने पीने की कोई आस। सब बस चलते ही जा रहे थे।
बाढ़ की दूसरी दिशा में जंगल होता है और सब लोग वहीं पहुंच जाते हैं। चलो, हम सब बाढ़ से तो बच ही गए, पर यहाँ ना खाने को कुछ है और ना ही रहने को। बारिश तो यहाँ भी हो ही रही है। अब क्या हम सब यहाँ भूख से मरेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाढ़ ने हमसे हमारा सब कुछ तो छीन ही लिया है, पर अब भी हम सब जिंदा एक साथ खड़े हैं। हम हिम्मत नहीं हार सकते। यहाँ देखो कितनी हरियाली है, तने देखो पेड़ के, कितनी गहराई भी है और काफी जगह भी है। हम यहाँ भी अपनी कॉलोनी बसा सकते हैं। बहू, ये तू क्या बोल रही है? पेड़ों के बीच तनों में कॉलोनी कैसे बसा सकते हैं हम? अरे काकी, कविता बिल्कुल सही कह रही है। देखो ना, जंगल कितना बड़ा है, यहाँ कितने बड़े बड़े पेड़ हैं और पेड़ों के कैसे गिरे हुए हैं। हमारे पास ठिकाना है नहीं, तो हम पेड़ के तनों में ही अपना ठिकाना क्यों नहीं बना सकते हैं? मैं एक मंजिला बनाऊंगी, ऊपर सोने की जगह, नीचे रसोई। मैं 2 मंजिला बनाऊंगी, ऊपर बच्चों का कमरा। यहाँ हर तरह के पेड़ हैं। जब तक सब कुछ पहले की तरह ठीक नहीं हो जाता है, हम सब यहाँ आराम से रह सकते हैं। देखो, तन्नों के नीचे जमीन पर बिछाने के लिए हम पत्ते की चटाई बना लेंगे। खाने पीने के लिए फल सब्जियां है ही, और बारिश से बचाव भी यहाँ आराम से हो जाएगा। हर कोई कविता की बात से सहमत था। सब लोग मिलकर पेड़ों के मोटे तनों के बीच रस्सियों, बांस और लकड़ियों की मदद से झोपड़ियां बनने लगी। हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था। एक नई कॉलोनी बस रही थी पेड़ों की गोद में। मैंने दाल रोटी बना ली है, तुम सब खा लो, फिर मिलकर मनोज भाई का घर बनाएंगे। और जो मेरे पास ज्यादा लकड़ी है वो तुम ले लेना सरिता। मैंने स्टूल बनाया है, तुम्हें भी सिखा दूंगी। लकड़ी से बेंच, झूले और खुले में रसोई तैयार करते हैं। जंगल अब एक बस्ती बन चुका था। सब लोग अब अपनी ऐसी कॉलोनी देखकर हैरान भी थे और खुश भी थे। ये देखो, मैंने मिट्टी के चूल्हे बना लिए हैं और मैंने झूला तैयार किया, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। हमारी कॉलोनी का नाम होना चाहिए हरियाली नगर। बहन जी, हमारी कॉलोनी बनी ही आप सब बहुओं की वजह से है। बाढ़ से निकलकर सबके लिए सुरक्षित जगह देखना, वहाँ ऐसी तरकीब लगाकर एक कॉलोनी बसाना सच में काबिले तारीफ है। माँ, यहाँ की सुबह कितनी प्यारी है। यहाँ तो रोज तितलियाँ आती हैं। हाँ बेटा, अब यही हमारा नया घर है। कुछ दिनों बाद वन विभाग के अधिकारी मिस्टर चौबे आते हैं। आप लोगों ने बिना पेड़ काटे पूरे जंगल को जीवित रखा। मैं हैरान हूँ, लेकिन यहाँ आप सबने पूरी कॉलोनी कैसे बसाई? बाढ़ में हम सबका घर ठिकाना सब तहस नहस हो गया था। हमें सिर्फ साया चाहिए था, जंगल नहीं छेड़ा। अगर हम सब यहाँ नहीं आते तो शायद हम आज मौजूद भी नहीं होते। हम सब तो बस यहाँ वहाँ भटक रहे थे। आपको इको टूरिज्म प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। आप सबने यहाँ कॉलोनी भले ही बनाई पर बिना किसी नुकसान के, इसलिए अब यहाँ की रक्षा करने का दायित्व भी आपका। साथ ही आपके आय का साधन ये जंगल है जहाँ लोग घूमने आते हैं। वन विभाग की मदद से हरियाली कॉलोनी अब टूरिस्ट स्पॉट बन गई। मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, जंगल भोजन सब बिकने लगा। पहले जो हमारे हाथ से काम निकलता था वो पैसे बन रहा है। दाल बाटी खाना है तो टूरिस्ट खुद आकर मांगते हैं। हम सबका जैसे ये नया जीवन है। हमारी कॉलोनी हमारे लिए ही अब एक मिसाल साबित हो रही है, क्योंकि मुश्किल समय में हम सबने हार नहीं मानी थी। हरियाली जहाँ हो, जिंदगी वहीं मुस्कुराती है। पेड़ हमारे घर नहीं, हमारा परिवार है। एक बाढ़ कॉलोनी से भागकर बहुओं ने पेड़ों की गोद में न केवल घर बसाया बल्कि रोजगार भी खड़ा कर लिया। और सबसे बड़ी बात, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बहुओं ने जो पेड़ों में कॉलोनी बसाई वो इको फ्रेंडली टूरिज्म स्पॉट बन गया, जिससे उन्हें रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और स्थायी जीवन शैली सब कुछ मिला। बारिश में गरीब, फैमिली का टोपी, अम्ब्रेला, ढाबा और घर। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो जाती है। कमला लकड़ी के चूल्हे पर भिन भिन करती रोटियां सेक रही है। पास में सावित्री सब्जी काट रही है और 2 बच्चे पास में बैठकर खाना मांग रहे हैं। माँ, आज भी पराठा नहीं मिलेगा क्या? बेटा, पराठा तो तब मिलेगा ना जब 12 रोटियां बिक जाएंगी। देख रहा है बारिश कितनी हो रही है, कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा, ऊपर से बारिश के छींटे भी आ रहे हैं। बहू, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? अरे बारिश तो हर साल ही होती है ना। ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो बच्चों को ही खाना खिला दे, बेचारे भूखे बैठे हैं। माँ जी, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि बच्चे भूखे रहे, पर मैं तो यही चाहती थी कि खाना पहले बिक जाए, फिर आखिर का थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना हम खा लेंगे। लेकिन लगता है भगवान कुछ अलग ही चाहता है हमसे। तभी बाहर तेज हवा चलती है
और छप्पर की एक टीन हिलने लगती है। कमला, जरा बाहर झाकर वो कोने की दीवार से पानी टपक रहा है और टीन हिलने की भी कितनी आवाजें आ रही है बहू। कमला बाहर जाती है और देखती है मिट्टी की दीवार की नींव से पानी बह रहा है। वो चौंक कर वापस आती है। माँ जी, पानी अंदर आ गया है, आटा गीला हो रहा है। वो बड़ी सी पन्नी रखी है ना हमारे पास, एक काम करते हैं, वो पन्नी ही हम टीन के ऊपर बिछा देते हैं और उसके ऊपर पत्थर भी रख देंगे ताकि उड़े नहीं, पानी भी नहीं आएगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, चलो हम यही करते हैं। कमला अपनी सास के साथ मिलकर टीन पर पन्नी बिछाने लगती है। तभी रघुवीर ठेले से आता है, पूरा भीगा हुआ। उसके पैर कीचड़ से सने होते हैं। आज ठेले पर कुछ नहीं बिका, बारिश ने सब कुछ रोक दिया। अरे माँ कमला, ये आप दोनों क्या कर रहे हो? ये नहीं किया तो पानी हमारे घर में भी भरने लगेगा। माँ आप हटो, मैं और कमला करते हैं। रघुवीर और कमला मिलकर पन्नी लगा देते हैं और अब सब घर में ही बैठे थे। रात हो जाती है लेकिन बारिश नहीं रुकती। हे भगवान, बारिश तो अब भी नहीं रुकी। माँ जी, हमारे घर में तो पानी भी आने लगा। कोई बात नहीं, आप दोनों चिंता मत करो, बरसात के मौसम में तो बारिश लगी रहती है, कल सुबह तक रुक ही जाएगी। माँ आप और बच्चे पलंग पर सो जाओ, मैं कमला नीचे सो जाएंगे। सब लोग सो जाते हैं। 2 दिन निकल जाते हैं और बारिश का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। तभी तेज बिजली चमकती है और तेज हवा से छप्पर का एक हिस्सा उड़ जाता है। बच्चे डरकर कमला से लिपट जाते हैं। हे राम, छत गई हमारी। बहू रघुवीर, ये सब क्या हो रहा है? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब अंदर से निकालो, आटा, कंबल, चूल्हा, जल्दी। जो जरूरी सामान है वो पन्नी में बांध लो। ये क्या कह रही हो कमला तुम? एक तो वैसे ही हमारी छत उड़ गई, दीवार हिल रही है, हम कहाँ जाएंगे? ये अभी बात करने का समय नहीं है, हालात खराब हो रहे हैं। छत उड़ गई है, दीवार का कुछ पता नहीं है कब गिर जाए। घर में माँ जी है, बच्चे हैं, भगवान ना करे लेकिन किसी को कुछ हो गया तो। देखिए अभी समय है। कमला और रघुवीर सामान समेटते हैं। बारिश और तेज हो जाती है। पीछे से एक दीवार गिरती है जिससे सब डर कर सड़क की ओर भागते हैं। अब हमारा घर नहीं रहा, सब खत्म हो गया। घर के साथ रोजी भी चली गई रघु, अब कहाँ जाएंगे हम? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारा घर भी टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? माँ, अब क्या हम ऐसे ही भटकते रहेंगे? नहीं बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? देखो हम हिम्मत नहीं हार सकते, भगवान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना। अगली सुबह हो चुकी है। बारिश अभी भी हल्की झिमझिमा रही है। कमला भीगी साड़ी में बच्चों को गोदी में लेकर बैठी है। सावित्री सूजे हुए पांव सहला रही है। घर गया, ठेला गया, अब कहाँ से कमाएंगे? देखो ना रघु, सड़क के उस पार जो लोग हैं वो भी प्लास्टिक तान के खाना बना रहे हैं, ग्राहक आ भी रहे हैं। तो अब प्लास्टिक की दुकान लगाएंगे? हमारे पास तो वो भी नहीं बचा। नहीं माँ जी, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो फिर क्या सोच रही हो कमला? बचपन में गांव में नानी के खेत में एक टोपी देखी थी, बांस और घास से बनी गोल टोपी, किसान पहनते थे। तो सोचो अगर वैसी एक बड़ी टोपी बन जाए, एक छत की तरह, ऊपर घास, नीचे बैठने की जगह, बारिश फिसल जाएगी और हम उसमें आराम से रह भी पाएंगे। टोपी से घर बनाओगी तुम? हाँ, क्यों नहीं। कमला और रघुवीर दोनों काफी सारी घास जमा करने में लग जाते हैं। बहू, बारिश अब भी नहीं रुकी है, वैसे भी हम लोग भटक रहे हैं। क्यों तू अपने और रघु के शरीर को थका रही है? माँ जी, आज नहीं थकेंगे तो बस हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। मैं तो जो भी कर रही हूँ हमारे लिए ही कर रही हूँ। लो कमला, घास तो काफी इकट्ठी हो गई है, अब क्या करना है? अब ये कबाड़े से मैंने लोहे की तार ले ली थी, इसे घास की गठरी बनाकर बांध देंगे, साथ ही लकड़ी की मदद से टोपी का ऊंचा वाला हिस्सा बनाएंगे। कमला और रघुवीर दोनों ही बारिश में कड़ी मेहनत करते हैं। अगली सुबह कमला बाल बिखरे, आंखों में थकावट लेकर झाड़ियों की ओर निकलती है जहां घास उगी हुई है। अगर इससे टोपी बनती है तो क्यों ना एक पूरी छतरी बन जाए। रघु, हमें बांस, रस्सी और ये घास इकट्ठा करनी है। तीनों मिलकर घास काटते हैं, आसपास से टूटे बांस इकट्ठा करते हैं। दोनों बच्चे भी मदद करते हैं। रघुवीर बांस गाड़ता है, कमला घास की बुनाई करती है। अरे रे, ये तो टोपी नहीं मेला बना देगी बहू। कमला बिना जवाब दिए काम करती रहती है। धीरे धीरे एक गोल आकार बनता है। 4 बांस की टेक पर एक बड़ा गोल घास का गुंबद जैसा स्ट्रक्चर बनता है। बांस के किनारों पर रस्सी बांधी जाती है। बीच में मिट्टी का छोटा सा चूल्हा बनाया जाता है। इतनी मेहनत तो कभी शादी में नहीं की थी। शादी में तो आप पगड़ी पहन के बैठे थे, अब टोपी बन गई, मतलब हमारा घर तैयार है माँ जी। बहू, चल मान लिया तेरी मेहनत को, तूने जैसे तैसे घर तो बना लिया, लेकिन बारिश तो अब भी हो रही है। खाने का क्या होगा? आमदनी तो अब भी नहीं होगी ना हमारी।
आमदनी भी हो सकती है। देखो, जैसे हमने टोपी वाला घर बनाया है, वैसे ही छतरी वाला ढाबा बना लेते हैं। सड़क के किनारे पर हमारा घर ढाबा तो होगा ही, लोग आते जाते यहाँ आएंगे पक्का, और बारिश का लुत्फ उठाते हुए खाना किसको नहीं पसंद। हाँ माँ कमला बिल्कुल सही कह रही है। हम गरीब लोग हैं, हम बारिश की वजह से छत बनाने लग जाते हैं, लेकिन अमीर लोगों का काम किसी भी हालत में नहीं रुकता है। हम यहाँ ही ढाबा बनाएंगे अपना। वैसे अगर तुम दोनों ढाबा बनाने का सोच ही रहे हो तो उसमें हम सजावट भी कर सकते हैं। अब घास ढाबा है तो फुल पत्तियां शोभा ही बढ़ाएंगी। हाँ माँ जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा, हम ऐसे ही करेंगे। कमला अपने परिवार के साथ अब छतरी वाला ढाबा बनाती है। ढाबे के बाहर एक टूटे फूटे बैनर पर लिखा जाता है, घर जैसा खाना। ढाबा तो तैयार हो गया था, लेकिन अब इंतजार था तो बस ग्राहक के आने का। उसी दिन एक आदमी रिक्शे से उतरता है, भीगा हुआ, ढाबे की ओर आता है। भाई साहब, ये क्या बनाया है, टोपी जैसा? टोपी ही है, मगर छतरी की तरह बचाती भी है और भूख मिटाती भी। ये ढाबा है हमारा। बताइए क्या खाना है आपको? खाने में क्या है? देसी रोटियां, बैंगन भरता और धनिया की चटनी। वैसा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बैंगन का भरता और रोटियां दे दो। वैसे किस्मत भी अजीब ही है। अभी मैं बारिश से परेशान होकर यहाँ वहाँ रुकने की जगह देख रहा था, और अब यहाँ बारिश का लुत्फ उठाते हुए खाना खाऊंगा। धीरे धीरे दो और लोग रुकते हैं। बारिश फिर से शुरू होती है, लेकिन टोपी ढाबा के नीचे सब आराम से बैठे खाना खा रहे होते हैं। भाई साहब, हमने तो कई ढाबे देखे, लेकिन टोपी वाला पहली बार देखा है। मानना पड़ेगा, ऐसा ढाबा बनाया है कि आते जाते कोई भी यहाँ एक ना एक बार तो जरूर आए। हमारी बहू का जुगाड़ है ये। बारिश में पेट और सिर दोनों बचते हैं। और यहाँ का खाना भी बहुत स्वाद है। मैं यहाँ तीसरी बार आ रहा हूँ। हर बार खाने का स्वाद दुगना ही मिलता है। सब ग्राहक तारीफ करते हैं। एक एक करके हर कोई खाना ले रहा है। कोई टोपी के नीचे बैठा है, कोई बाहर खड़ा है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन निकलते हैं, और निकलते दिन के साथ आसपास में टोपी अम्ब्रेला ढाबा काफी मशहूर हो जाता है। लोग पता पूछकर आने लगते हैं। दूर दूर से वहां का खाना और ढाबा देखने आने लगे। नमस्कार दोस्तों, देखिए ये है टोपी ढाबा, जहाँ खाना भी देसी है और छतरी भी देसी। इस बहू का दिमाग IIT वालों को भी चौंका दे। वैसे मैंने तो यहाँ का खाना कई बार खा रखा है, लेकिन आप भी जरूर आएं। और हाँ, बारिश में यहाँ का स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। कुछ दिनों बाद लोग अब वीडियो देखकर भी ढाबे पर आने लगते हैं। अरे यार, ये वही टोपी ढाबा है जो फेसबुक पर वायरल हो रहा है। यहाँ बैठकर लग ही नहीं रहा कि सड़क पर हैं, गांव जैसा लग रहा है। कमला बांस की थाली में खाना परोसती हैं। घास की सुगंध, मिट्टी के कुल्हड़ में छाछ, पूरा देसी माहौल। बहू, तूने तो कमाल कर दिया। यहाँ लोगों की इतनी भीड़ है। जब बारिश ने छीन लिया सब कुछ, तब मैंने उसी बारिश से लड़ने के लिए अपनी नानी की टोपी को याद किया। हमने कभी सोचा नहीं था कि एक टोपी हमें छत और रोटी दोनों दे देगी। इसी के साथ अंत में सब कमला के परिवार की सारी परेशानी खत्म हो जाती है, और अब उनका ढाबा दिन दुगनी और रात 4 गुनी करने लगता है।